आज की क्लास में स्थल मंडल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जिनमें आपका जो अर्थक्वेक है यानी जो भूकंप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि आखिर में जो अर्थक्वेक है, जो आपका भूकंप है, इसमें से कौन कौन से ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भूकंप यानी अर्थक्वेक की बात करें तो आखिर में अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक का जो कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भूकंप का मतलब होता है नहीं, भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के सतह का कांपना। यानी जब पृथ्वी क्या करती है, कंपन करती है, यानी पृथ्वी की सतह जब क्या होती है, वाइब्रेट करती है, तो उस घटना को हम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। और भूकंप से जुड़ी जो अन्य कह सकते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन है, जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका सेस्मिक फोकस। यानी सेस्मिक फोकस किसे कहते हैं? सेस्मिक फोकस मींस उद्गम स्थल, यानी भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है उसको हम बोलते हैं सेस्मिक फोकस बोलते हैं। और ये होता क्या है, जैसे समझने वाली बात है कि मान लीजिए भूकंप आया, तो जिस सतह पर भूकंप आता है जहां पर उसका एपिसेंटर होता है, तो भूकंप जहां पर आता है तो भूकंप के नीचे यानी भूपटल के नीचे जहां भूकंप उत्पन्न होता है, यानी भूपटल यानी धरातल के नीचे जहां पर प्लेट क्या होती है, आपस में टकराई होती है, या तो प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई होती है जिसके वजह से कंपन होता है। यानी भूपटल के नीचे जहां पर भूकंप क्या होती है, जहां पे भूकंप जनरेट होती है, जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं सेस्मिक फोकस बोलते हैं, उसको बोलते हैं उद्गम स्थल। ठीक है, क्लियर है। उसी में आगे जो दूसरा आपका है वो है आपका एपिसेंटर। अभी मैंने बताया ना एपिसेंटर क्या होता है, तो एपिसेंटर धरातल जहां पर भूकंप नीचे आता है उसके ऊपर का जो धरातल वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। यानी भूकंप उद्गम स्थल के ठीक ऊपर होता है, यानी ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। और आपको पता है कि भूकंप का जो एपिसेंटर होता है वहां पर सबसे अधिक तबाही मचती है। एपिसेंटर में ज्यादा कह सकते हैं कि कंपन होता है, वहां की जमीन फट जाती है, वहां की जो बिल्डिंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब धराशायी हो जाते हैं बिल्डिंग वहां पे। मतलब ज्यादा तबाही आपके कहां देखने को मिलते हैं, एपिसेंटर पे देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट इसमें है आपका वो है आपका यहां पर आपका है सिस्मोग्राफ। क्या है सिस्मोग्राफ? जिसको हम बोलते हैं भूकंप मापी। यानी सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप को मापने का एक यंत्र है। यानी भूकंप की जो तरंगे होती हैं, यानी जो भूकंप के जो वेव होते हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक वेव जो होते हैं उसको मापने का, उसको कैलकुलेट करने का एक यंत्र है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि सिस्मोग्राफ क्या है और रिएक्टर स्केल क्या है। तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, ठीक है ना, जो भूकंप की तीव्रता को क्या करता है, मापता है। और रिएक्टर स्केल, जो आपका रिएक्टर स्केल है, यह भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना है। यानी कितनी तेज, मतलब कह सकते हैं कि भूकंप था। रिएक्टर स्केल पे कहते हैं ना 5 की तीव्रता थी, 6 की तीव्रता थी, 7 की तीव्रता थी। तो आपको पता ही है कि जब 6 की तीव्रता से अधिक रिएक्टर स्केल पे अगर भूकंप का, मतलब कह सकते हैं कि पैमाना अगर आता है, कैलकुलेशन अगर रिएक्टर स्केल पे 6 से अधिक आता है तो उसमें तबाही मचने की कह सकते हैं कि चांसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। 7 है तो और कह सकते हैं कि तबाही मचेगी। अगर 8 है तो समझिए एकदम विनाशकारी भूकंप वो माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है किसको मापने का, भूकंप के तरंगों को, यानी भूकंप के तरंगों को मापने का एक यंत्र है। और रिएक्टर स्केल आपका भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का पैमाना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लेंगे, ठीक है। वहीं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि भूकंप तरंगों के प्रकार, यानी भूकंप की जो तरंग यानी अर्थक्वेक वेव्स जो हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या आपका है, प्राइमरी वेव, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। दूसरा आपका है सेकेंडरी वेव, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। और तीसरा आपका है सरफेस वेव, धरातली तरंगे। ये 3 प्रकार के आपके इस कह सकते हैं कि भूकंप के जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव। ये 3 प्रकार के हैं और इन तीनों को एक एक करके आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी वेव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइमरी वेव, यानी जो आपका प्राथमिक जो तरंगे हैं वह क्या है, तो प्राथमिक तरंगों को हम पी वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी वेव। यानी प्राथमिक तरंगे जो होती हैं उनको हम पी वेव के नाम से भी जानते हैं, इनको पी वेव बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो पी वेव तरंगे जो होती है ना वो सबसे तीव्र तरंगे मानी जाती हैं, यानी सबसे तीव्र तरंगे होती
होती हैं, और ये जो तरंगे होती हैं ना, ये अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहलाती है। और अनुदैर्घ्य तरंगे क्यों कहलाती हैं, इसका एक रीजन ये है कि यह जो तरंगे होती हैं ठोस में, द्रव में और गैस में से भी पार कर सकते हैं। यानी ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस से जो पी वेव होती है ना, वो क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और सबसे जरूरी ये है कि जो आपका जो ये प्राइमरी वेव है, इनमें जो अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं ना उनके, ठीक है ना, वो उनमें जो कंपन होती है ना, कंपन करने वाली जो तरंगे होती हैं, यह आगे और पीछे की दिशा में होती हैं। यानी आगे भी हो सकती है और पीछे की दिशा में हो सकती है। मतलब हम आगे ही नहीं जाएंगे, आगे और पीछे दोनों आएंगे ये, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडियल वेव भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। किसको, प्राइमरी वेव को। यानी प्राइमरी वेव क्या है आपका, पी वेव के नाम से जाना जाता है। पी वेव एक तीव्र तरंग है, ठीक है ना, और प्राइमरी वेव ही आपका अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। और यह जो वेव है, यानी आपका जो प्राइमरी वेव जो है, प्राथमिक जो तरंगे हैं, यह आपके ठोस में, द्रव में और गैस में, यानी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये तीनों में क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, ठीक है ना। यह इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कहा जा सकता है कि ये भी कि किस वेव में, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस वेव में जो तरंगे होती हैं वह आगे और पीछे जा सकती हैं। तो ये आपका प्राइमरी वेव में जा सकती हैं, पी वेव में जा सकती हैं, ठीक है ना, अनुदैर्घ्य में आपके जा सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है अलग अलग तरीकों से, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरा जो आपका है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी यानी द्वितीयक जो तरंगे हैं, उनको हम एस वेव के नाम से जानते हैं। किस वेव से जानते हैं, एस वेव के नाम से जानते हैं। और यह जो तरंगे होती है ना, एस वेव वाली जो तरंगे होती हैं, यह केवल ठोस से आगे बढ़ती है, मतलब ठोस में नहीं, केवल सॉलिड में आगे बढ़ती है, ठीक है ना, लिक्विड और गैस में नहीं बढ़ती है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो केवल ठोस में आगे बढ़ सकती हैं ये वाली जो तरंगे, एस वाली जो तरंगे हैं, जो कि सेकेंडरी वेव में आती हैं, ठीक है। वहीं पर देखिए सेकेंडरी वेव में क्या है ना, देखिए जो ये आपका एस वेव और ये जो पी वेव है, इसको याद करने का तरीका है, प्राइमरी वेव यानी पी से प्राइमरी होता है यानी पी वेव, और सेकेंडरी यानी एस वेव, ठीक है ना। ये समझने का एक थोड़ा सा यहाँ पे तरीका है यहाँ पे। तो ये जो सेकेंडरी वेव है, ये आपका एस वेव है, और यह केवल ठोस में आगे बढ़ती है। और सबसे जरूरी क्या है कि यह बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ सकती। इसका एक रीजन है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो आप में मतलब उसमें आपने देखा था कि जो कोर वाला जो भाग होता है, यानी जो बाहरी, यानी जो आपका जो बाहरी वाला, जो बाह्य वाला आपका जो कोर हिस्सा था, वह पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी धरातल के नीचे आप जाएंगे, यानी क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में, मेंटल के नीचे वाला भाग आपको कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा, और कोर तो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है, पूरा लावा होता है उसमें। तो लिक्विड में आपका ये जो एस वेव है वो आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि यह बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और यह जो तरंगे होती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और इसलिए कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे क्योंकि इनके जो अणु होते हैं, यह कंपन जो करते हैं ना, वो किस में करते हैं, वो आर पार हो जाता है। मतलब जिस दिशा में वो क्या करते हैं, जिस दिशा में वो उनकी कंपन होती है, वो आर पार होती है, यानी अणुओं में कंपन तरंगों की दिशा से आर पार हो जाती है, ठीक है ना। यह इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम इसमें नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट आपका है सरफेस वेव, जिसको बोलते हैं धरातली वेव, यानी धरातली तरंगे जो है। तो इनकी क्या मतलब पसंद विशेषता है, तो जो धरातली जो तरंगे हैं, जो सरफेस वेव हैं, उनको हम बोलते हैं एल वेव। क्या बोलते हैं, एल वेव। और ये एल वेव जो होती है ना, वो कह सकते हैं कि ये धरातल के निकट चलती हैं, धरातल के निकट चलती हैं और सबसे विनाशकारी होती हैं। ये याद रखिएगा, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं, तो धरातली तरंगे, यानी भूकंप की धरातली तरंग ही सबसे विनाशकारी तरंग होती है, क्योंकि ये धरातल के ऊपर चलती हैं, ठीक है ना, उसके निकट चलती हैं, ऊपर नहीं चलती है, उसके नजदीक में, निकट में चलती हैं, ठीक है ना। कौन सा, एल वेव। और ये कहलाती है एल वेव, सरफेस वेव में आती है आपकी, ठीक है ना। और इसमें क्या है ना कि यह जो एल वेव है, यानी जो सरफेस जो वेव है, यह ठोस में और द्रव, ये दो माध्यम में चलती हैं, ठोस में और द्रव्य में, गैस में ये नहीं चलती हैं, ठीक है ना। और यह सबसे विनाशकारी होती है, मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे विनाशकारी होती हैं। और इसे लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी आपका जो सरफेस वेव है, इसे हम लॉन्ग वेव भी कहते हैं। सबसे लंबी वेव होती है, बहुत अधिक दूरी तय करती है, शायद इसीलिए सबसे अधिक विनाशकारी होती है,
ठीक है ना। तो यह जो आपका टॉपिक था वो भूकंप यानी अर्थक्वेक था, काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपके स्थल मंडल लिथोस्फेयर से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चंस इसमें से आने की पूरी चांस होती है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पी वेव, एस वेव और एल वेव से क्वेश्चन आती हैं। बाकी एपिसेंटर और सिस्मोग्राफ और आपका जो सेस्मिक वेव है और रिएक्टर स्केल है, ये कह सकते हैं कि सामान्य सा मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन होता है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन वेब वाले से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लासेस काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप सीटेट, यूपी टेट किसी भी तरह के शिक्षक के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।